डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने करस्पॉन्डेंस यूनिट एसपी की शुरू की थी। उसके अंदर हमने करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, कंपनी का सेक्रेटरी बनकर हमने मेंबर के साथ अलग अलग मुद्दे लेकर बातचीत भी की। उसमें पहला मुद्दा था शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में देने के लिए कंपनी सेक्रेटरी किसी शेयर होल्डर को एक लेटर भेज रहा है कि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ओके, अब इसमें प्रीवियस सेशन में जब मैंने सेशन कंप्लीट किया तो बहुत सारे बच्चों का एक ड्रॉबैक मिला कि सर हमको समझा तो सही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आया सर कि यहाँ पे रेफरेंस क्या था वो समझा ही नहीं, रेफरेंस में लिखे क्या वो समझा नहीं, ये 1 2 3 4 क्या था सर हमको समझा नहीं। तो इसके ऊपर 2 मिनट में आपके ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, अब ये मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनियां आजकल जो है ना, नए एक्ट के अंदर कंपनी को बाउंडेशन नहीं है कि फिजिकल फॉर्मेट में आपको शेयर सर्टिफिकेट दे। जब कोई शेयर होल्डर जिसको किसी शेयर होल्डर को शेयर मंजूर होते हैं तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आपको शेयर सर्टिफिकेट दे सकती है, और उसी को बोलते हैं डीमेट फॉर्म। क्या बोलोगे उसको? डीमेट फॉर्म। क्या बोलोगे? अब फिजिकल फॉर्मेट में अगर शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो शेयर होल्डर को पहले एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे रेफरेंस बन जाता है कि हम आपसे आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं। रेफरेंस का मतलब होता है ऐसा कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट जो लेकर हम सामने वाले को रिप्लाई करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर मेरे पास कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं सामने वाले को रिप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। समझा आपको क्लियर? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो किसी रेफरेंस के तौर पे होता है। तो यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी तुमको उस शेयर को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, साहिल चिनानी को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई वो? तो भैया आपने मुझे मैसेज लेटर भेजा हुआ है एप्लीकेशन, उसके रिप्लाई में ही मैं आपको ये वाला लेटर भेज रहा हूँ बताने के लिए कि आपका शेयर सर्टिफिकेट 10 या 15 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। अब कल जो हमने पिक्चर देखी उन सब में बेसिक टर्म्स हमने पढ़े, वो सब में कॉमन रहेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा बात बताऊं। देखो, अब यहाँ पे तुम लोग इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर डेटेड ऑन लिख सकते हो यहाँ पे। यानी आपको मैंने यहाँ बताया था ना 2023 करो, क्या करो? तो 1 जून 2023 को आपको ये आया है, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ये 5-6 दिन पहले का एप्लीकेशन आप रिसीव कर सकते हो। यानी सामने वाली की एप्लीकेशन कब आई हमारे पास, उसकी डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पिक्चर बननी चाहिए और वो डेट पहले की होनी चाहिए, लेटर डेट की। पूछो क्यों? अरे पहले उसकी एप्लीकेशन रिसीव होगी तभी तो हम उसको लेटर भेजेंगे ना रिप्लाई में। समझा आपको क्लियर? तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 जून लिखा है ना आपने, यहाँ लिखो 15 मई चलेगा, 16 मई, लेकिन 1 जून के पहले का होना चाहिए। तो ये आप पिक्चर अपने मन से पूरी स्क्रिप्ट कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। डेट का सीक्वेंस जो है वो लॉजिकली पिक्चर बनना चाहिए, उस हिसाब से रखना, बस इतना रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं हमारे नया मुद्दा आज, और वो है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, यानी मेंबर के साथ ही आज कंपनी का सेक्रेटरी बन के हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है उसके अंदर हम लोग लेने वाले इंटीरियम डिविडेंड देने के लिए करस्पॉन्डेंस। यानी आज कंपनी का सेक्रेटरी बनकर जब कंपनी अपना इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी का सेक्रेटरी उनको लेटर भेजता है कि इनको शेयरहोल्डर्स को ये बताने के लिए कि आपको इंटीरियम डिविडेंड दिया जाता है। अब सबसे पहले इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है ये आपको पता है? तो जो डिविडेंड 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है, यानी साल के बीच में जब डिविडेंड देती है, अगर डायरेक्टर फुल कॉन्फिडेंट होते हैं, डायरेक्टर को ओचंडीपंदी करनी है, कुछ मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना है, तो इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ये इंटीरियम डिविडेंड रिस्की है। पूछो क्यों? क्योंकि ओवरऑल लॉस हुआ तो डायरेक्टर को अपनी जेब से वापस कंपनी को पैसा भर के देना पड़ता है। ओके, और फाइनल डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, इंटीरियम डिविडेंड के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये बोर्ड मीटिंग में ही इंटीरियम डिविडेंड तय हो जाता है। तो आज हम सेकंड मुद्दा जो लेने वाले हैं वो है लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू, नहीं एक मिनट, ये वाला मुद्दा है। हाँ, राइट अ लेटर टू मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। जनरली डिविडेंड जो है वो डिविडेंड वारंट के थ्रू देते हैं, लेकिन मैंने आपको डिविडेंड देने के मोड सिखाए हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी चलता है ना। मैंडेट फॉर्म भरा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आते, याद है आपको?
मैंडेट फॉर्म पढ़ाया था आपको मैंने कि जब कोई शेयर होल्डर मैंडेट फॉर्म भर देता है कंपनी को तो डायरेक्ट कंपनी डिविडेंड का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, बैंक अकाउंट में, और नहीं तो वैसे डिविडेंड वारंट के थ्रू आता है। यहाँ पे डिविडेंड वारंट के थ्रू नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली बुलाए तो इलेक्ट्रॉनिकली देंगे, यानी आप पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगा किसके, उस शेयर होल्डर के। तो उस संबंधित कंपनी का सेक्रेटरी बन के आज शेयर होल्डर से बातचीत करनी है। शुरू करें। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, ऊपर का फॉर्मेट सब सेम है, लेकिन नीचे जो मैटर बनाओगे उसमें डेट ऑफ सीक्वेंस और क्या क्या डालोगे उसका मैं आपको लॉजिकली पूरा एजेंडा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, यानी स्क्रिप्ट दे रहा हूं, उसके बेसिस पर आप मैटर पूरा बना के आना खुद से, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पहले ऊपर का सिनेरियो जो कॉमन है वो पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं, ये सब कॉमन रहेगा जो मैंने कल आपके ऊपर लंबा खासा सेशन फर्स्ट में इसका काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है हमारा, तो मैं डबल इसके ऊपर करूंगा नहीं, फास्ट में इसको निकालता हूं यहां से। सबसे पहले ऊपर चाहिए डेट, सॉरी कंपनी का नाम। अब कंपनी के नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड, यहाँ सिर्फ लिमिटेड, यहाँ पीवीटी एलटीडी चाहिए। क्यों चाहिए बता दिया हूं फर्स्ट सेशन में। रजिस्टर ऑफिस कोई भी लिखो, सिटी सिर्फ मेट्रो लेना, क्योंकि मोस्टली कंपनी अपना हेड ऑफिस जो है वो मेट्रो ही प्रेफर करती है, मेट्रो सिटी। और मैंने आपको बताया करस्पॉन्डेंस कहीं से भी हो, एड्रेस आपको एड्रेस क्लॉज जो लिखा हुआ है वही डालनी पड़ती है। मैंने आपको याद करो जब मेमोरेंडम पढ़ा था तो एड्रेस क्लॉज में बताया था आपको। ओके, फिर सिन नंबर 21 संख्या का होना चाहिए, पहला संख्या एल या यू होना चाहिए। ओके, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चे लोग। पहला संख्या एल या यू होना चाहिए, लिस्टेड अनलिस्टेड। 5 डिजिट का इंडस्ट्री कोड, यानी बिजनेस एरिया, बिजनेस कौन सी है, एमसीए ने हर एक बिजनेस लाइन के लिए कोडिंग बनाई हुई है। 5 संख्या वो कोई भी 1 2 3 पर डाल देना। स्टेट कोड, हाँ स्टेट कोड में यूपी एमपी कहाँ रजिस्ट्री कर रहे हो कंपनी की वहां पे। हाँ, अब ये स्टेट कोड से आपका सिटी मैच होना चाहिए बस। उसके बाद ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कभी भी करो, 2021 में रखो, 20 में रखो, लेकिन ये जो डेट है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लेटर डेट के पहले की होनी चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा लेटर भेजो 2023 में और इनकॉर्पोरेट कर रहे हो 2024 में, तो ऐसा होता क्या। ये कॉमन सेंस है, पिक्चर बननी चाहिए बस, मुद्दा ये है। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है पब्लिक है, वो आप ऊपर जो कंपनी लिमिटेड पीवीटी एलटी लिखोगे ना उससे ये मेल मिलाप कहाँ चाहिए, पीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए पीवीटी, पब्लिक के लिए पीएलसी और ओपीसी 1% कंपनी के लिए ओपीसी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये अपने मन से 6 संख्या लिख के आना, ये सबका अलग ही होता है, ठीक है। जो मन से लिखने वाली बातें हैं कुछ से मैच नहीं करना है, क्या करना है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है पहले भी। फिर उसके नीचे अगर बात करूं मैं राइट साइड में वेबसाइट में www कहना चाहिए, और कंपनी का जो नाम बना रहे हो वही चिपका दो इधर, चलता शॉर्टकट ली लॉन्ग कट ली, और .com या .in चाहिए, डोमेन एड्रेस चाहिए होती है। फिर ईमेल, अब ईमेल में कुछ भी लिखो, नाम जो लिखा है ऊपर मैच करने का वो लिखना, @gmail या याहू या रेडिफ चाहिए। उसके बाद डेट, हाँ अब यहाँ पे डेट ऑफ सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान दो समझो इसको। ये डेट के ऊपर आता हूँ मैं, ये लेटर डेट है आज की, यानी किस दिन पे कंपनी का सेक्रेटरी बन के शेयरहोल्डर को लेटर भेज रहे हो उसकी डेट है। फिर उसी के जहाँ वेबसाइट लिखी उसी के लेफ्ट साइड में फोन नंबर कोई भी लिखो, पहले वो एसटीडी नंबर आता है उसका, सिटी का नंबर, और उसके बाद 7 संख्या का फोन नंबर चाहिए, कोई भी लिखो मन से, 2424242434 चलेगा, मन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्स नंबर सेम लिख के आना। फैक्स मशीन कैसे होती है आपको देखना है बच्चे लोग। इमेजेस ऑफ फैक्स मशीन, ये देखिए ऐसी होती है, ये मोबाइल कनेक्ट होती है फैक्स से, बस यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला खुद ही प्रिंट होके आता है, यानी एक ऑफिस से आप प्रिंट निकालोगे, वहां से वो घूम के स्कैन होके आएगा, यहाँ से घूम के स्कैन अंदर जाएगा और अपने आप आपको लिखा हुआ रहेगा, इस मैटर लिख के आएगा। इसको बोलते हैं फैक्स मशीन। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो फैक्स मशीन क्या होगा तुम्हारा समझा, जहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे पूरा लेटर आप उसको भेज सकते हो। तो फैक्स नंबर भी मोबाइल नंबर सेम, सॉरी फोन नंबर फैक्स नंबर सेम होता है, देखा नहीं कि मोबाइल से कनेक्ट है, देखो ना, अरे भाई फैक्स का इमेज देखो ना आप, ये क्या मोबाइल से कनेक्ट है, दिखा आपको, ये मोबाइल है, फोन है, और यहाँ पे फैक्स है, दोनों एक ही होती है। तो फैक्स नंबर लिख के आना, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास फैक्स भी होता है, फैक्स मशीन भी होती है, अपने जैसे लोगों के पास नहीं होती है, टेंशन मतलब। हाँ, उसके बाद रेफरेंस, हाँ अब यहाँ पे जैसे कि अब डिविडेंड वारंट भेज रहे हैं सामने वाले को, नहीं डिविडेंड भेज रहे, इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसकी क्लाइंट आईडी नंबर चाहिए,
अब सर ये क्या है, देखो ध्यान दो, समझना पड़ेगा उसको। देखो आजकल कंपनी शेयर जो ले रहे हैं वो डीमेट फॉर्म में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो डीमेट फॉर्म में डायरेक्ट कंपनियों के पास नहीं आते, वो आते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू। और डिपॉजिटरी सिस्टम हर एक कस्टमर का अपने शेयर होल्डर का एक क्लाइंट आईडी बनाती है, वो क्लाइंट आईडी नंबर के रेफरेंस पे हम देते हैं। यानी इन शॉर्ट सिंपल बात कहूं तो कंपनी के पास डायरेक्ट शेयर होल्डर डायरेक्ट नहीं आते, आजकल क्लाइंट आईडी के थ्रू आते हैं। कंपनी के पास डिपॉजिटरी सिस्टम एनएसडीएल और सीडीएसएल के थ्रू आते हैं। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल उसका कस्टमर की क्लाइंट आईडी बनाती है, वो आईडी कंपनी के ईश्वर कंपनी को फॉरवर्ड करती है। कौन सी ईश्वर कंपनी? जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, और फिर वो डिविडेंड उनके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे वो क्लाइंट आईडी नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी के लिए हमने यूज किया आईडी वर्ड, और ये नंबर कहाँ से आया? 1 2 3 4 मंथ लिख दो, और ये ईयर, कौन से ईयर में हम लेटर लिख रहे हैं? 2023 में, तो यहाँ पे 2023 लिखना, खत्म। तो यहाँ पे रेफरेंस बनेगा क्लाइंट आईडी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? हाँ, अब यहाँ पे मैटर लिखने के पहले उसके नीचे ही शेयर होल्डर का नाम, लेफ्ट साइड में उसी के नीचे शेयर होल्डर का नाम। शेयर होल्डर का नाम कहाँ से लाया? मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वाला आपको सिर्फ एक लाइन ये लिख के देगा बस, लेटर लिखो मेंबर को फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली। समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे शेयर होल्डर का नाम मनीष पंजवानी लिखा मन से मैंने अपने, और उसकी एड्रेस कोई भी मन से लिखो चलता। मैंने लिखा 2001 अमन का प्लॉट LBS रोड पुणे, तो मैं लिखो मन से। उसी के नीचे आप लिखो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सेंटर में चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, लेकिन नीचे एड्रेस खत्म होने के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो चलेगा। अब एड्रेस सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपने पूरा कॉपी पेस्ट भी कर लिया तो भी चल जाता है। ये राइट लेटर हटके, लेटर टू मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम इलेक्ट्रॉनिकली, यही उठा के तुमने लिख भी दिया सब्जेक्ट, कोई मैटर नहीं करता, चलता है। ओके, क्लियर? अब यहां तक देखो, अभी हमने लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ECS बोलते हैं, या डायरेक्ट क्रेडिट या NEFT के थ्रू। अब ECS, NEFT, RTGS, ये 3 मोड होते हैं। 10,000 के नीचे की अमाउंट है तो ECS होता है, 10,000 से 1 लाख तक के NEFT, और 1 लाख से ऊपर गए तो RTGS बोलते हैं। ये मैंने आपको बैंकिंग कंसेप्ट में समझाया हुआ है। अब सर इतना यहाँ वहाँ याद नहीं आया तो क्या करेंगे? अरे कुछ मत लिख के आओ, टेंशन क्यों लिख के आते हैं? हट मत लिख के आओ, तो टेंशन नहीं लेना। इस चिल्लर चीजें के लिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन का लेना स्टोरी बननी चाहिए बस। समझा मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब तुमने मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा ऑटा की कॉपी भी कर दिया, वही क्वेश्चन सब्जेक्ट में लेटर हटा के ये, तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना दिमाग को तान देने का नहीं। अब इस मुद्दे, अब आप आते हैं रिस्पेक्टेड सर, यहां से नीचे उसके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में रिस्पेक्टेड सर, यहां से मैटर बनाना। अब यहां पे जो मैटर बन रहा है उसमें क्या क्या कंटेंट फुलफिल चाहिए ये वाले मैटर में, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके के बेसिक्स है। एक बेसिक जो यूनिवर्सल रहेगा, ये वाला जो सबका कॉमन था। अब जो ये बेसिक दे रहा हूं मैं आपको रेफरेंस, इसमें आपको कंसेप्ट जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग रहेगा। तो अब इसमें आपको सेकेंड लेटर में क्या क्या लिखना है उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, देखो। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस जो है वो क्लाइंट आईडी नंबर है, ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है बस बातें। उसके बाद यहाँ पे डेट सीक्वेंस, पिक्चर में डेट बना चाहिए। तो पहला डेट बोर्ड मीटिंग की चाहिए, क्या चाहिए? पहली डेट चाहिए बोर्ड मीटिंग की। समझ पा रहे हो? पूछो क्यों? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर नहीं करेंगे इंटरिम डिविडेंड तो कंपनी के सेक्रेटरी को भरना कहेगा क्या? हाँ लेटर भेज दो। पहले लेटर कंपनी का सेक्रेटरी कब भेजेगा बताओ? ऑब्वियसली जब बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग नहीं होंगी तो बताओ इंटरिम डिविडेंड देने का पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ। अब अगर ये फाइनल डिविडेंड होता था तो यहाँ पे हम एक और डेट लाते थे, वो होता था एनुअल जनरल मीटिंग डेट। पूछो क्यों? क्योंकि फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट AGM। तो रिकमेंडेशन तो BOD मीटिंग में होगा, लेकिन अप्रूव जो होता है वो बोर्ड शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है। तो वहां पे आपको फिर शेयर होल्डर की मीटिंग भी रखनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर बनाते वक्त तुमको लॉ के कुछ प्रोविजंस फॉलो करने हैं, और वो प्रोविजन पे तुमको सिलेक्ट नहीं पढ़ना है रे। वो जो SP के 3 चैप्टर छोड़ के तुमने पढ़ा ना पीछे, वो पूरा यहाँ पे आउटकम का नॉलेज है।
यानी आपको लेटर लिखते हुए वो एसपी के जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, 3 चैप्टर छोड़ के 12 में से 9 चैप्टर जो पढ़े आपने, वो पूरा बेसिक यहाँ पे काम में आएगा आपको। इसलिए सबसे लास्ट में आपको लेटर्स पढ़ाए जाते हैं। अब पता नहीं ड्राफ्टर ने बीच में क्या को दिए, तुम बताओ, जब सबका नॉलेज मिक्स करके लेटर देने हैं तो आखिरी में तो ना, बट बीच में दिया है, लेकिन मैं तुमको बीच में पढ़ाया क्या? नहीं। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करना, उसके बाद लेटर डेट, उसके बाद पेमेंट डेट। यानी सर कहना क्या चाह रहे कि ये लेटर के थ्रू हम पेमेंट नहीं कर रहे? नहीं, पेमेंट कुछ ही दिन में करेंगे, बताने के लिए सब हम कर रहे हैं कि बधाई हो, आपको कंपनी इंटीरियम डिविडेंड दे रही है। समझा क्या? और मजे की बात क्या है, अब सुनो, बीच की डेट रखना, जून जुलाई अगस्त के। पूछो क्यों? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो साल के बीच में होता है। ओके, आखिरी में मत रखना, यानी आप रखोगे मार्च के एंडिंग महीने में, नहीं चलता। पूछो क्यों? तब तो फाइनल डिविडेंड की डेट आती ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस बीच में रखो ना, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ मेल मिलाप खाना चाहिए पिक्चर में, बस वो देखना। तो यहाँ पे 3 डेट है, कौन कौन सी बताओ? सीक्वेंस से चाहिए, पहले चाहिए बोर्ड मीटिंग, दूसरा फिर चाहिए यहाँ पे लेटर डेट, और फिर तीसरा पेमेंट की डेट। जैसे अभी आप लेटर में शो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वही किया है मैंने। यहाँ पे पहले मैंने 27 जुलाई को हमने बोर्ड मीटिंग रखी है, और बोर्ड मीटिंग में क्या तय हुआ? इंटरिम डिविडेंड दे रहे। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 तारीख को हम लेटर भेज रहे हैं बताने के लिए कि हम आपको इंटरिम डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हैं, आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। और पैसे कब तक आएंगे? लास्ट डेट यहाँ पे दिया है 6 अगस्त तक, 6 अगस्त तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब बताओ डेट ऑफ सीक्वेंस, समझा? 3 ही डेट है इस लेटर के अंदर, वो लेटर का सीक्वेंस कैसे लगता है समझा आपको? यानी पीडीएफ जो आपको आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इससे आपकी एक्यूरेसी चांसेस ज्यादा होगी। क्या कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? पक्का? डन? कोई डाउट नहीं है? बढ़ूं आगे? ओके, अब यहां पे 2 मिनट ध्यान दो बच्चा लोग, आवाज क्यों कर रहे यार? हाँ, अब इस लेटर के अंदर तुमको मैटर का डालना है। सबसे पहला मैटर सुनो, तुमको इंफॉर्मेशन है डिक्लेरेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, कितना % डिविडेंड दे रहे हो इंटरिम डिविडेंड, 10%, 20%, 15%, जितना भी दो, मैं मना नहीं करता। मुझे क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर डिविडेंड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यही अगर कोऑपरेटिव होता तो रेस्ट्रिक्शन है, तो कितना भी चलेगा, लेकिन पिक्चर में अमाउंट बन चाहिए। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड गिवन टू द शेयरहोल्डर। अब जितना भी आप अमाउंट दे रहे हो, सुनो, जितना भी आपने रेट ऑफ डिविडेंड दिया, अगर उसका आपने नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू आपने लिखा हुआ है तो वो अमाउंट वहां पे बननी चाहिए। अब सर ये मुद्दा तो आप जो बोले समझा ही नहीं कुछ भी, नहीं समझा ना? देखो, अगर आप यहां पे लिख रहे हो कि आपके पास 100 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, तो कंपनी के पास उसकी कैपिटल अमाउंट कितनी? 1000 रुपए। कितनी बोलो मेरे प्यारे बच्चों? 1000 रुपए। कितनी आएंगी बच्चे लोग? मानते हो कि नहीं? अब 1000 रुपए जो ये अमाउंट आ गई शेयर कैपिटल, अब आप बोल रहे हो 15% डिविडेंड रेट दे रहे हैं हम आपको, तो 15% डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट में से, लेकिन डिक्लेयर होता कैलकुलेट होता है पेड अप कैपिटल से। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम पेड अप, तो 1000 रुपए का 15% कितना होता है? 150। तो 150 रुपए का आंकड़ा निकलना चाहिए। तुम लिख रहे हो 1000 रुपए पेड अप कैपिटल तुम्हारा, 15% डिविडेंड दे रहे हो, आंकड़ा मन से 250 रुपए, कट, पिक्चर नहीं बनी। जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये दिख रहा होगा, बताने की कोशिश ही कर रहा था आपको। तो अमाउंट जो दे रहे हो वो यार तो मन से लिखो, और मन से अगर नहीं लिख रहे हो तो आप पेड अप कैपिटल डाल दो उसके अंदर, और फिर उससे मेल मिलाप खा लो। अगर आपने ये अमाउंट इंफॉर्मेशन मिसिंग की हुई है तो आप भले मन से अमाउंट डालो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कितना अमाउंट लेंगे आप फिर तो नहीं पता चलेगा। किसको ये लाइन नहीं समझी हाथ बोलो। देख, अब मैं बोल रहा हूं कंपनी 15% डिविडेंड देगी, और मैंने यहां पे नंबर ऑफ शेयर या फेस लिखी नहीं, तो तू लिख 250 रुपए देंगी, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिस पे निकालते हैं पेड अप कैपिटल वो तो मिसिंग है,
तो पेपर वाला समझ जाएगा ठीक है, जितना भी होगा उसका पेड टोटल 250 रुपये उसकी अमाउंट आई होगी, खत्म। यानी फिर तुमको दिमाग मारी करनी नहीं है। लेकिन अगर तुमने फेस टू लिखा और नंबर ऑफ शेयर लिखा है तो उससे मेल मिलाप खिला देना रेट ऑफ डिविडेंड का। समझा? क्लियर? आप समझा कमलाकर? अब यहाँ पे दिया है टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर दैट डिविडेंड हैज बीन पेड टू हिम। भाई बता रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन के अंदर डिविडेंड पेड हो जाएगा। और इसके अंदर हम बता रहे हैं सबसे मेन बात कि जो आपको इंटरिम डिविडेंड दिया जा रहा है शेयर होल्डरों, कंपनी का सेक्रेटरी इस लेटर के थ्रू बता रहा है किसको? शेयर होल्डर्स को। वो सब प्रोविजंस फुलफिल करके ही दिए जा रहे हैं, यानी बाद में तुमसे वापस लेने वाला नौबत आएगा नहीं। कंपनी एक्ट की सारी प्रोविजन या आर्टिकल की सारी प्रोविजन फुलफिल करने के बाद ही हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो अमाउंट आएगा ये आपके लिए टैक्स फ्री है। पूछो क्यों? अरे भाई कंपनी का आपने डिविडेंड निकलते देखा नहीं है क्या? याद करो, नेट प्रॉफिट में से पहले इनकम टैक्स कटता है, इनकम टैक्स कटने के बाद फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, फिर रिजर्व फंड के बाद कुछ डेप्रिसिएशन बाकी होगा तो वो काटते हैं प्रॉफिट में से, फिर डेप्रिसिएशन पास का बाकी होगा तो वो काट देते हैं, फिर काटने के बाद पहले डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर डिविडेंड देते हैं इक्विटी को। तो जो डिविडेंड अमाउंट निकलती है वो टैक्स ऑलरेडी पेड हो जाती है इसके ऊपर। तो डबल एक ही इनकम के ऊपर टैक्स क्यों भरेगा? कंपनी भी यहाँ से भरे तुम्हारे प्रॉफिट के ऊपर, वो शेयर होल्डर से भी तुम टैक्स लोगे, तो एक ही इनकम के ऊपर गवर्नमेंट दो बार टैक्स देती नहीं है। तो दैट्स वाई वो तुमको बताना होगा कि यहाँ पे जो टैक्स है वो आपका टैक्स फ्री डिविडेंड है, आपको ये इनकम टैक्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने टैक्स ऑलरेडी पेड किया हुआ है इस इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की प्रोविजन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा। ये इतने सारे पॉइंट्स आपको मैटर में कलेक्ट करने, बाकी प्रेजेंटेशन तुम अपने मन से बनाओ। समझा क्या? तो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा यहाँ पे, जब इस लेटर में क्या चाहिए मुद्दे वो यहाँ लिख के दिया। डेट ऑफ सीक्वेंस, क्लाइंट आईडी क्या चाहिए, रेफरेंस क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी नंबर, और ये सब कंटेंट फुलफिल होने चाहिए। क्लियर? चलो अब मुद्दा पढ़ते हैं और इस लेटर को समाप्त करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही हुआ है। अच्छा एक और बात सुन लो, कोई भी लेटर लिखो सभी के डेट्स का अंतर 10 दिन के अंदर रखना, 10 या 12 दिन के अंदर। पूछो क्यों? कभी कभी लॉन्ग प्रोविजन भी हमारे लिए घातक हो जाती है। अब आप देखिए जितनी भी मैंने डेट लिखी हुई है 10-15 दिन के अंदर गैप होना चाहिए सबका। 10-12 दिन समझ लो, 12 दिन के अंदर का गैप रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 27 जुलाई को हमने मीटिंग किया और 3 अगस्त को खुशखबरी देने के लिए लेटर भेज दिया और 6 अगस्त को पेमेंट आ जाएगी ऐसा आश्वासन दे दिया। आप देखो इन सब में 10-10 दिन के अंदर का अंतर है, तो 10-12 दिन के अंदर करना। क्यों? कभी कभी क्या होता है, कुछ डेट की प्रोविजंस लॉ में होती है, वो हमारा मार खा लेगा फिर। और ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि 12 दिन के अंदर। कंपनी का लेंदी प्रोसीजर ना, ड्रॉबैक क्या है, तो 12 दिन के कभी भी ऊपर ही होता है प्रोसीजर, तो 12 दिन या 10 दिन के अंदर का बफर रखना सब में। समझा? लेकिन एकदम करीब मत रखना, वो थोड़ा ऐसे फिक्टिशियस दिखेगा फिर। डेट ऑफ सीक्वेंस में बच्चे मार खाते हैं, समझ में आ गया? अब बताओ ये पीपीटी अगर मैं आपको दिया तो आपको हेल्प रहेगा? क्या हेल्प रहेगा कि कौन सी चीज कैसे लिखनी है और कंटेंट क्या क्या फुलफिल करना है लेटर के अंदर, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 3 तारीख को खुशखबरी का मैसेज लेटर भेज रहे हैं कंपनी का सेक्रेटरी बनकर। किसको भेज रहे हैं यहाँ पे? मनीष पंजवानी। ये कौन है? शेयर होल्डर। मेंबर से वार्तालाप चालू है ना बच्चा लोग? हाँ, पढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू। प्लीज खुशी, खुशी, खुशी के लिए प्लीज, क्या प्लेजर, प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट the board of director of the company in its meeting held on 27 जुलाई 2023। अब ये डेट कौन सी चाहिए? पहले की, लेटर के पहले की, क्योंकि कंपनी के सेक्रेटरी अपने मन मर्जी से कोई भी लेटर भेजता नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले फाइनल करेंगे, उसके बाद ही कंपनी का सेक्रेटरी ये लेटर खुशखबरी वाला सुना देगा। हैज डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.50, दैट इज 15%। ये अमाउंट ऑफ डिविडेंड है पर शेयर के ऊपर। अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर ₹1.50 है, 15% है, तो पक्का एक शेयर की कीमत ₹10 होंगी।
कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो यहाँ पे फेस वैल्यू मिसिंग है, नीचे है, हाँ है, ठीक है। अब 10 रुपए का 15% 1.5 रुपए होता। अरे एक शेयर के ऊपर 15, आप चाहो तो ये अमाउंट नहीं भी लिखा चलता, 15% खाया तो चलता, क्लियर। लेकिन अगर आप फेस वैल्यू दिखा रहे हो, हेलो, तो आपको 15%, अब 10 रुपए का 15% 1.5 रुपया होता है, करके देखो। तो पेड अप कैपिटल उसका 10 रुपए पर शेयर के ऊपर, तो उसका टोटल एक शेयर के ऊपर कितना मिलेगा? 1.5 रुपया पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पे अगर 100 रुपए लिख रहे हो और 15% कर रहे होगे तो एक शेयर के ऊपर कितना आएगा डिविडेंड? 15 रुपए। कितना आएगा? ये पिक्चर में आना चाहिए। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, amount of interim dividend has been remitted to your banker to the credited in your bank account, that is dividend will be payable। यानी ये मैसेज आपको बता रहा है कि आपका डिविडेंड कुछ ही समय में आपके अकाउंट में आ जाएगा, बस ये देख लेना एक बार। उसके लिए हम आपको उस संबंधित इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आपको लेटर लिख रहे हैं। पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक NEFT, RTGS या ECS, क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड, देखो सबसे मेन है, अब यहाँ पे अश्योरेंस देना, अश्योरेंस, ये वाला मैटर यहाँ से अश्योरेंस आ रहा है कि आपकी कंपनी जो है, यानी हम आपकी कंपनी, यानी कौन सी कंपनी लिया है अपनी? टाटा मोटर्स। हाँ, आपकी कंपनी जो है हैज अप्लाइड ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी यहाँ बता रहा है कंपनी का सेक्रेटरी उस शेयरहोल्डर को कि तुम, आपकी, हमारी जो कंपनी है, आपकी हमारी एक ही कंपनी ना, हम मालूम तुम लोग, तो आपकी और हमारी जो कंपनी है वो सारी प्रोविजंस फुलफिल कर रही है जो इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने में लगता है और पेमेंट करने में लगता है। यानी ऐसे बिन इलीगल वाला काम कुछ भी हो रहा नहीं है, सब लीगल वाला स्टफ है। डिटेल ऑफ डिविडेंड पेबल यू टू यू आर एज गिवन बिलो, ये शेड्यूल बनाया, शेड्यूल में कंटेंट पूरा मन से लिख के आना, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अप टू 2023 करना, क्योंकि ऊपर अगर 23 लिख रहे हो ना यहाँ पे, चलो तो यहाँ भी 23 आएंगे। अरे आज की तारीख तक के आपके पास कितने शेयर है? 100। ये कब की बात है? जुलाई। ये क्या है सर? जुलाई। ये जिस दिन बोर्ड मीटिंग तय, जिस दिन डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, डिविडेंड, उस दिन तक के आपके अकाउंट, आपके पास कितने शेयर थे उस पर डिविडेंड मिलता है। देखो, हो सकता है कि 27 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और 3 अगस्त के इन दोनों के बीच में शेयर होल्डर ने और 50 शेयर ले लिए होंगे मार्केट से, तो उस पर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगी उस दिन आपके पास कितने शेयर थे आपके अकाउंट में, उस पर हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है अप टू जुलाई 2023, और आप देखो, नोटिस करो, जुलाई को ही हमने यहाँ पे मीटिंग की हुई है। तो 100 है, फॉर्मल है ना बेटा, नहीं याद है तो मत लिख के आना, कोई टेंशन वाली काम नहीं है। अब मैं तुमको बना के दूँ तो फॉर्मल बना के दूँगा ना, थोड़ा 19 भी चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, डिविडेंड पर शेयर कितना? 1.5 रुपये, हमने ऊपर लिखा हुआ ये रहा। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना? अब बताओ, अगर एक शेयर पे 1.5 रुपये मिल रहा है तो उसके पास 100 शेयर है। अरे भाई 1.5 रुपया पर शेयर है, एक मिनट, हाँ, अब 1.5 रुपया अगर पर शेयर है तो 100 शेयर पे 150 रुपये होते ना, तो नंबर ऑफ शेयर 100 है ना, एक शेयर कितना है? अब एक शेयर 10 का है, तो अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो टोटल पेड अप कैपिटल 1000 रुपए है। 1000 रुपए का 15% कितना होता? समझा? अब सर ऊपर अगर हमने फेस वैल्यू ना लिखते हुए नीचे शेड्यूल में लिखी फेस वैल्यू तो चलता है, कौन तुमको रोका? आगे, हाँ, अब यहां पे ये DPID क्लाइंट आईडी नंबर चाहिए। ये आईडी नंबर रहता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर जो आपका बनता है। अब सर ये वाला समझा नहीं मुझे, सुनो, जब कोई कंपनी का आप प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हो तो अभी डीमेट फॉर्मेट में होने की वजह से इशूअर कंपनी यानी कौन सी कंपनी? जिस कंपनी के आपके शेयर है उसको बोलते हैं इशूअर कंपनी। डायरेक्ट शेयरहोल्डर को शेयर देती नहीं है, पहले वो देती है डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, और डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है DP, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट।
और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंडर में होता है हम शेयर होल्डर। ये आपको चैप्टर कहाँ सीखने को मिलता है? डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, एक्चुअली 9 चैप्टर में। तो ये क्या होता है, शेयर होल्डर की जो पहचान है कंपनी के अंदर वो एक आईडी से है बस। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर को ट्रांसफर करते हो ना डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू, डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, आपका जो फिजिकल फॉर्मेट वाला शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी के पास सरेंडर होता है। और ये डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना NSDL CDSL, वो आपको बाय बुक एंट्री सिर्फ अकाउंटिंग वो कराती है, ट्रेडिंग। आप देखो ना शेयर आज ट्रेडिंग कैसे होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे होता है। ये रियल में पैसे घूम रहा है शेयर इधर उधर, ओनली बुक एंट्री, जैसे आपका गूगल पे होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी आपका सिर्फ बुक एंट्री इधर उधर हो रही है, वैसे ही आपका शेयर ट्रेडिंग जो ऑनलाइन होता है वो बाय बुक एंट्री होती है। रियल में शेयर किसी को बेचने तो उसके पास जाते नहीं है, वो सिर्फ शो देते हैं वहां पे अकाउंट में उसके। तो कंपनी के अंदर हर एक शेयर की जो पहचान होती है वो कैसे होती है? वो होती है आईडी के थ्रू। ये आईडी वो होती है ये, और ये आईडी इश्यूअर कंपनी यानी कंपनी के पास कहां से आती है? ये डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन देता है, समझा? उसको बोलते हैं डीपी आईडी या क्लाइंट आईडी। तो ये मन से लिख के ना 0001, ये लंबा होता है, कितने संख्या का होगा ये अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? 000012 3 4 बढ़ा देना बड़ा एक्चुअली। और फिर डेट ऑफ रेमिटेंस, यानी ये डेट तक आपको पहुंचेगा। अब ये डेट जो है ये कब की होनी चाहिए बताओ बच्चा लोग? ये बाद की, लेटर के बाद की। और कौन से बैंक से हम भेज रहे हैं आपको, यानी बैंक, आपका जो बैंक हमारे पास खाता है जो मैंडेट फॉर्म में लिखा हुआ था, उस हिसाब से आपका जो अकाउंट है वो इस बैंक में, या आपका अकाउंट नंबर है, इसमें आपका पैसा आएगा, ये हम उसको भेज रहे हैं। ये शेयर होल्डर का अकाउंट है, समझा? जो हमारे पास डेटा है अवेलेबल, जो किसने भेजा है हमको? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो उस हिसाब से आपका जो खाता हमारे पास नंबर है वो ये है, इसमें हम आपका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देख लो भाई, अब इसके अंदर और भी 2-3 इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो। कौन सा? फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर ₹10। ओके, ऐसा मन से बनाओ, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। इसके बाद आएगा, अब देखो यहां लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट। भाई वेरीफाई कर लेना पैसा जो आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो बताना, और आया तो खुश रहना। अब यहां पे मेन है ये, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, no tax is required to be deducted at source in respect of dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by company। अब सर ये लाइन समझा दो भला जरा, पहले बताओ ऊपर का मुद्दा समझ में आ गया? कोई रत्ती भर भी तकलीफ तो ये भी समझ में आएगा। देखो दो, यहां बताया जा रहा है कि आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो टीडीएस के अंडर में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीडीएस के अंडर में क्या आता है? बड़ी अमाउंट आती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। टीडीएस सिखाया आपको मैंने, जब मैंने आपको जीएसटी सिखाया था उसी वक्त टीडीएस सिखाया था। जब भी आपकी इनकम एक टैक्सेबल इनकम में आती है तो कुछ इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि पैसा टैक्स निकाल के उनको दो पैसा, उसको बोलते टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे एग्जांपल आप बैंक में पैसा रखते हो, अब बैंक में अगर आपको साल का इंटरेस्ट अगर 5 लाख से ऊपर आ रहा है तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट के अमाउंट 5 लाख रुपए देगा नहीं, वो पहले उसके ऊपर टैक्स काटेगा आपका, और फिर जो आपका बचा अमाउंट है वो आपको देगा, उसको बोलते टीडीएस। क्या बोलते उसको हम? वैसे यहां बता रहा है कि जो आपका ये चिल्लर अमाउंट 150 रुपया या आपके टैक्स में टीडीएस में नहीं आ रहा है, तो हमने टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन ये जो 150 रुपया आपके पास अवेलेबल है ये टैक्स फ्री आपके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट जब हुआ था कंपनी का उसमें हमने इनकम टैक्स दे दिया है, और ये जो आपके पास टैक्स आ रहा है, ये जो आपका डिविडेंड अमाउंट आ रहा है ये आपके लिए टैक्स फ्री है। देखो लिख के दिया लास्ट में, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन पेड बाय कंपनी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले ही हमने टैक्स का पैसा पहले ही गवर्नमेंट को पे कर दिया है। याद करो जब मैंने आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना सिखाया था, पेमेंट करना, तो सबसे पहले इनकम टैक्स अमाउंट ही कटती है, पहले बाहर वालों को निपटाओ, याद करो। ठीक है, क्लियर? टीडीएस नहीं काटा, लेकिन टैक्स फ्री आपके लिए टैक्स काट के दिया आपको अमाउंट, ये ऐसा बताया, वो भी आपके प्रॉफिट पे नहीं, सिर्फ टोटल प्रॉफिट पे। किस पे? टोटल करंट के प्रॉफिट पे। थैंकिंग यू, यू फेथफुली, ये विश्वसनीय
यानी फेथफुली होता है ना, फॉर टाटा कंपनी, ये कंपनी का नाम लिख के ना, सिग्नेचर मिस्टर एवी आहूजा कंपनी सेक्रेटरी, ये भी मन से पर लिख के ना, टेंशन मत दो, ठीक है, हो गया मुद्दा खत्म, 5 मार्क टाइट। तो ये कंक्लूजन क्या है बताओ, ये लेटर क्या के लिए था, कंपनी का सेक्रेटरी शेयर होल्डर को बता रहा है कि हम आपको इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं इस लेटर के माध्यम से, बस। नेक्स्ट मुद्दा पकड़े।